हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 16, द लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये है पहला वीडियो, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। और आई होप आप सभी ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वन शॉट वीडियो जो हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने बनाया वो तो जरूर देखा होगा। आपके कॉन्सेप्ट एकदम पक्के किए होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से एकदम मस्त पक्के है, सॉलिड है, तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। देखते हैं पहला सवाल। चलो, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ड्रग्स इन डिफरेंट वेज। ओके, तो चैप्टर में हम लोग ने अलग अलग वेज में ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा था। क्यों भाई? क्योंकि हर एक टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ओके ड्रग्स का, उसका कुछ ना कुछ खुद का यूज है हमारे लिए। ओके, इसीलिए तो हम लोग ने क्लासीफाई किया उनको। अब देखो, मतलब एग्जाम्पल की तरफ तौर से हम लोग चारों भी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, समझेंगे, और उनका यूज कैसे हो रहा है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया था ड्रग्स को? बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। अब ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब ऑर्गन्स, सेल्स या फिर सिस्टम के ऊपर का इफेक्ट। ओके, तो इस आधार पर जैसे ड्रग्स इफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गन्स को, सेल्स को या फिर सिस्टम को, उनको कैटेगराइज किया गया। अब जैसे कि एग्जांपल एनाल्जेसिक्स है। ओके, इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग ड्रग्स का बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसका एग्जांपल एनाल्जेसिक्स। अब ये क्यों है? क्योंकि ये देखो, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? पेन रिलीविंग इफेक्ट है इनका। ओके, मतलब पेन को रिलीव कर देते, राइट। तो अगर आपके हाथ पांव दुख रहे होंगे तो एनाल्जेसिक्स खाओगे तो पेन रिलीव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर ऐसे ड्रग्स जो पेन को रिलीव करते, उन सारे ड्रग्स को हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया एनाल्जेसिक्स में। अब इसका क्या इस्तेमाल है? देखो, आप गए डॉक्टर के पास, उनको बताया कि यार आपके मतलब हाथ पांव दुख रहे, तो डॉक्टर को क्लिक हो जाएगा कि यार हाँ, इस बंदे को मतलब इसको पेन रिलीविंग ड्रग्स देने की जरूरत है, मतलब एनाल्जेसिक्स ड्रग्स देने की जरूरत है। तो उसके दिमाग में फटाफट एनालिसिक ड्रग्स के नाम आ जाएंगे, फिर वो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ पेन दे देगा कि कौन सा ड्रग देना है। ओके, तो इसका ये क्लासिफिकेशन किसके लिए यूजफुल हो रहा है? देखो भैया, डॉक्टर्स के लिए, तो खुशी होंगे डॉक्टर्स, राइट। अब दूसरा हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। समझ लो, चलो इसी को समझ लेते पहले। तो ऐसे ड्रग्स जिनका स्ट्रक्चर जो था वो सिमिलर था, ओके, इनको कैटेगराइज किया गया एक ग्रुप में। ओके, तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन है ये वाला टाइप। ओके, जिनमें ऐसे ड्रग्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग सल्फोनामाइड्स। अब ये जो है ड्रग्स, इनमें एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर पाया गया, मतलब रिसर्च करने के बाद ये समझ में आ गया कि इनमें ये स्ट्रक्चरल फीचर होता है NH2, बीच में ये बेंजीन रिंग, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऐसा NHR। ओके, ये कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है इनमें, इसीलिए इनको एक साथ कैटेगराइज कर दिया। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा? कल जाके आप रिसर्च करने गए तो आपको अगर मतलब कुछ रिसर्च में आपके, या फिर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको सल्फोनामाइड्स ड्रग्स के बारे में आपने पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार, ये जो ड्रग्स है, ये जो सारे हम लोग ड्रग्स पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है। ओके, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन यूजफुल हो रहा है रिसर्च करने के लिए बेसिकली। ओके, स्टडी करने के लिए। चलो, अब आगे वाला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। अब सिंपल सा है, देखो नाम से पता चल रहा है ड्रग का एक्शन किस पे ऊपर होगा? एक्शन बायोकेमिकल प्रोसेसेस के ऊपर होगा। तो ऐसे ड्रग्स जिनका एक खास बायोकेमिकल प्रोसेस पर, मतलब जिनका खास एक्शन है किसी भी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पर, जैसे कि एग्जांपल लो एंटाहिस्टामाइन्स। ओके, अब ये जो ड्रग्स है ये क्या करते हैं?
बॉडी के अंदर जो हिस्टामाइन नाम का केमिकल कंपाउंड है इसके फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे सारे ड्रग्स जो हिस्टामाइन के काम को बिगाड़ रहे हैं उनको हम लोग एंटाहिस्टामाइंस में कैटेगराइज कर देंगे। फिर आप अगर सेम ही चीज अगर आप पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपको अगर एनकाउंटर हुआ ऐसे ड्रग्स का जो हिस्टामाइन की फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा अरे हाँ ये तो एंटाहिस्टामाइंस है, राइट। या फिर आप एंटाहिस्टामाइंस के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार ये सारे ड्रग्स जो है ये हिस्टामाइन के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। ओके, ऐसे। चलो अब लास्ट वाला देखते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ओके, अब मॉलिक्यूलर टारगेट्स मतलब ड्रग टारगेट्स या फिर टारगेट मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होते हैं? मतलब ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर जिनके साथ ड्रग इंटरेक्ट करते हैं। आगे के सवाल में हम लोग देखेंगे ये। तो बेस्ड ऑन ऐसे मॉलिक्यूलर टारगेट्स जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये होता है यूजफुल भैया मेडिसिनल केमिस्ट्स के लिए। ओके, तो देखो इसी के साथ हम लोग ने हर एक टाइप का क्लासिफिकेशन का कैसा यूज हो सकता है ये समझ लिया। तो इसीलिए हम लोग ड्रग्स को अलग अलग वेज में क्लासिफाई कर रहे हैं। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स एज यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, तो टारगेट मॉलिक्यूल्स या फिर ड्रग टारगेट्स होते क्या है? देखो ड्रग्स जो है ये इंटरैक्ट करते हैं किनके साथ? बायोमॉलिक्यूल्स के साथ। करेक्ट, ये तो हम लोग ने पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया है बायोमॉलिक्यूल्स। हमें पता ही है बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो किसके साथ इंटरैक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, लिपिड्स के साथ कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ कर सकता है। ओके, और यही सारे होते हैं ड्रग टारगेट्स या फिर टारगेट मॉलिक्यूल्स। ओके, इसके हम लोग ने चैप्टर में भी देखा है। देखो ड्रग का एंजाइम के साथ वाला इंटरैक्शन, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ड्रग का रिसेप्टर के साथ वाला इंटरैक्शन, रिसेप्टर प्रोटीन, प्रोटीन ही है। करेक्ट, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर चोजन एज ड्रग टारगेट्स। पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल्स है ड्रग टारगेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, बस। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Why should not medicines be taken without consulting doctors? बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब सवाल है ये, और जनरल सा सवाल है, आपको पता ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना बिना डॉक्टर को कंसल्ट करके। ऐसा मत समझ लेना कि मैं खुद डॉक्टर हूँ। क्यों? क्योंकि भैया साइड इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज मतलब हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है। किसी को कुछ चीज की एलर्जी होती है, किसी को कुछ चीज की एलर्जी नहीं होती। हमें क्या पता कि हमें किस चीज की एलर्जी है? ऐसा हो सकता है, राइट। तो अगर हम लोग ने किसी मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया, बाद में एलर्जिक रिएक्शन होने लग गया, तो प्रॉब्लम है बहुत। दूसरी चीज, हमें पता नहीं कि हमें डोसेज कितना रखना है। क्या पता पैरासिटामोल ओवरडोज कर लिया, खा लिया ज्यादा ही, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई कोई ऐसे ड्रग्स होते हैं, ओके, जिनके ओवरडोसेज की वजह से फेटल होता है, मतलब डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है इन दो चीजों की वजह से। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिफाइन द टर्म कीमोथेरेपी। ओके, तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो कीमो मतलब केमिकल्स, राइट। मतलब कीमो से हम लोग केमिकल्स बता सकते हैं, और थेरेपी ये होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। ओके, तो हम लोग अगर केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, यूज ऑफ केमिकल्स किस लिए? फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक मतलब हीलिंग इफेक्ट। ओके, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which forces are involved in holding the drugs to the active site of enzymes? ओके, तो एंजाइम के जो एक्टिव साइट जो है, ओके, ये ड्रग्स को होल्ड कर रही है इन फोर्सेस की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, वैंडरवाल्स फोर्सेस, और किसकी वजह से? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। While antacids and anti-allergic drugs interfere with the function of histamines, why do these not interfere with the function of each other? Okay, तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं पहले। देखो एंटासिड्स और एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है ये हिस्टामाइन के फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। कैसे?
तो देखो हिस्टामाइन तो बेचारा एकदम अच्छे से प्यार से क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन पर जाके बाइंड हो जाता है। ओके, बाइंड होने के बाद इसके कई सारे फंक्शन है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, तो ये कुछ ऐसा काम करता है, रिसेप्टर फंक्शन पर जाके बाइंड करता है, फिर बाद में इसके फंक्शंस शो होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें अगर दिक्कत है कोई इसके फंक्शन से, जैसे कि इन्फ्लेमेशन समझ लो, हमें इन्फ्लेमेशन बंद करानी है, तो हम लोग कोई ड्रग का यूज करेंगे जो क्या करेगा, जो हिस्टामाइन ये रिसेप्टर प्रोटीन पर जाके चिपक रहा है ना, उसी रिसेप्टर प्रोटीन पर जाके ये हमारा ड्रग जाके चिपक जाएगा, उसके बाइंडिंग साइट पर जाके अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा मतलब। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ, हिस्टामाइन यहाँ पर जा नहीं पाएगा, हिस्टामाइन का वो फंक्शन हम मतलब रोक सकते हैं, करेक्ट, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही कुछ ये एंट एसिड्स और एंटी एलर्जिक ड्रग्स करते हैं। चलो कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब हमें पूछ क्या रहे कि ये एक दूसरे के फंक्शन में क्यों नहीं फिर इंटरफेयर कर रहे। जैसे कि समझ लो अगर हम लोग एंटी एलर्जिक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल जब करते हम तब स्टमक का जो वॉल है, ओके, ये बरोबर से ही HCl प्रोड्यूस करता है ठीक ठाक। ओके, HCl का प्रोडक्शन कम नहीं होता, क्यों, ये हमसे पूछ रहे। अब ये इसलिए क्योंकि ये जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, ओके, और ये जो एंट एसिड्स है, ये दोनों भी ओके डिफरेंट रिसेप्टर पर काम कर रहे हैं भैया, समझ में आया। तो ये जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, ये स्टमक के वॉल के रिसेप्टर को जाके कुछ नहीं करेंगे, तो स्टमक का वॉल जो है वो ठीक ठाक HCl बनाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए ये पूरा चक्कर जो ऐसा हो रहा है, ओके, ये अलग अलग रिसेप्टर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के फंक्शन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चलो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लो लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर नीडेड टू क्योर दिस प्रॉब्लम, ओके। अब डिप्रेशन हो रहा है तो कौन से टाइप के ड्रग्स लगेंगे, एकदम सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर में, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, यही हमसे पूछ रहे थे। ओके, अब आगे क्या पूछ रहे, इनके दो नाम बता दो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। तो दो नाम मतलब ये हम लोग ने चैप्टर में देखा है, आइप्रोनियाजिड, ओके, और फेनेल्जीन, ये भी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ओके। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन, ओके। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ, ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ओके। अब इनके फंक्शन से पता चल रहा है हमें, इनके काम से पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए ये जो होते हैं काफी ज्यादा डिजीजेस को भी ट्रीट करने के लिए हमारी मदद करते हैं, राइट। तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे क्लोरामफेनिकॉल, ओके, ये जो एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये यूज होता है टाइफॉइड के लिए, मतलब टाइफॉइड को क्योर करने के लिए, एक्यूट फीवर हुआ रहेगा उसको भी क्योर कर सकते हैं हम लोग, डिसेंट्री को क्योर कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस को क्योर कर सकते हैं, निमोनिया को भी क्योर कर सकते हैं इस ड्रग से। देखो कितने सारे डिजीजेस को क्योर करने में हमारी मदद करते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसलिए मैंने बोला कि ये एंटीबायोटिक्स हम लोग कई सारे डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ने एक देख लिया, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एम्पीसिलिन, ओके। चलो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाउ डू एंटाइसेप्टिक्स डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ओके। तो एंटाइसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, हमें पता ही है, पर दोनों में फर्क क्या है, बस एक ही चीज, मतलब ये फर्क है इनमें कि एंटाइसेप्टिक हम लोग लिविंग टिश्यूज पर यूज कर सकते हैं, ओके, पर डिसइंफेक्टेंट्स जो है ये हम लोग लिविंग टिश्यूज पर यूज नहीं कर सकते, ओके। ये हम लोग को यूज करना पड़ता है नॉन लिविंग सरफेसेस पर। तो नॉन लिविंग सरफेसेस, वुड, ग्लास वगैरह हम लोग डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर सकते हैं, ओके। एग्जांपल देखेंगे तो सॉफ्रामाइसिन, ये है एक एग्जांपल, ओके। डेटॉल, ये तो बहुत ही जाना पहचाना एग्जांपल है, ओके, एंटाइसेप्टिक का। डिसइंफेक्टेंट में एग्जांपल देखेंगे तो क्लोरीन का एक्वियस सॉल्यूशन, ओके, ये हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 0.2 से लेके 0.4 ppm में होना चाहिए, ओके। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल भी है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब व्हाई आर साइमटिडीन एंड रैनिटिडीन बेटर एंटासिड्स देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ओके, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में समझ लेते हैं। ओके, शुरुआत में हमारे पास सिर्फ यही एंटासिड्स हुआ करते थे। ओके, तो जब एसिडिटी हो गई है, क्यों होती है? क्योंकि एक्सेस में स्टमक में HCl है। ओके, तो हम लोग क्या करते थे? NaHCO3 का इस्तेमाल करते थे। तो NaCO3 क्या कर रहा था? एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा था, पर प्रॉब्लम ये था कि एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये स्टमक के पीएच को अल्कलाइन कर देता था। तो फिर से अल्कलाइन होने की वजह से फिर से स्टमक के जो वॉल में से HCl रिलीज होता था। अब और HCl रिलीज हो रहा है यार, ये तो प्रॉब्लम ही और बढ़ रही है। ओके, तो ऐसा सब कुछ चक्कर होने की वजह से हम लोग ने क्या किया? हम लोग इसके ऊपर स्विच हो गए। ओके, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो ये तो अच्छे से बाबा स्टमक के में जो एक्सेस एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, और क्योंकि ये इनसोल्यूबल है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, मतलब न्यूट्रल ही रख रहे थे पीएच को। ओके, स्टमक के। पर हम लोग ने क्या देखा कि जब तक ये चल रहे थे तब तक ठीक है, पर इनमें एक प्रॉब्लम था, ये ना सिम्टम पर काम कर रहे थे। मतलब एक्सेस में HCl है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, बस इस पर काम कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉज क्या है इस चीज का? ये पता ही नहीं था ना हमें, तो इसीलिए ये कॉज पर काम ही नहीं कर रहे। राइट, अब जब हमें कॉज पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है, वो क्या है कि हिस्टामाइन नाम के ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये बड़े ही उछल कूद करने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं? जाके स्टमक के वॉल में जो रिसेप्टर है प्रोटीन, उसको जाके बाइंडिंग साइट पर जाके उसके बाइंड हो जाते थे। अब इसके वजह से स्टमक के जो वॉल के जो सेल्स हैं इनको बोलते थे कि भाई HCl एक्सेस में प्रोड्यूस करो, बहुत सारा प्रोड्यूस करो। तो ये चक्कर चला रहे थे हिस्टामाइंस। तो हम लोग ने क्या किया? ऐसे ड्रग्स बना दिए जो हिस्टामाइन जहां पर बाइंड हो रहा है, मतलब रिसेप्टर प्रोटीन पर, वहां पर जाके ये ड्रग्स बाइंड हो जाएंगे। अब हिस्टामाइन को बाइंड होने नहीं देंगे तो स्टमक में HCl एक्सेस में प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब स्टमक में HCl जो प्रोड्यूस होगा, जो रिलीज होगा, उसका अमाउंट कम होगा। ओके, तो ऐसे हम लोग एसिडिटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिए। अब ये ड्रग्स कौन से थे? यही थे भैया, साइमटिडीन और रैंटिडीन। तो इसका मतलब अब स्टोरी से हमें ये पता चल गया है कि ये जो दो ड्रग्स है ये कॉज पर काम कर रहे हैं। ओके, और ये जो एंटासिड्स है, ओके, ये सिम्टम पर काम कर रहे थे, कॉज पर काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए साइमटिडीन और रैंटिडीन बेटर है, अच्छे हैं देन NaCO3, AlOH थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। राइट, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इन सारे सवालों के जवाब सीखने में। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।